सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स और फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक है रियल नंबर्स, उसमें हमने पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं हैं और सम और विषम संख्याएं हैं, ये चार प्रकार की संख्याएं कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पूर्णांक संख्याएं, उसके बाद में अभाज्य संख्याएं और उसके बाद में सह अभाज्य संख्याएं। तो स्टार्ट करते हैं हम पूर्णांक संख्याओं से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। इससे पहले आप बताइए प्राकृत संख्या क्या होती है। आप जान चुके हैं कि वो संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होनी है, एक से स्टार्ट होनी है और एक से स्टार्ट होने के बाद में कहाँ तक चलनी है, अनंत तक चलनी है, वो प्राकृत संख्याएं हैं। उसके बाद में हमने देखा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो वे संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से, और जीरो के बाद में क्या आना है, एक आना है। तो जीरो, एक, दो, तीन और इस प्रकार से अनंत तक चलने वाली संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्ण और पूर्णांक दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, तो इनमें क्या फर्क है फिर। पूर्ण है वो जीरो से स्टार्ट होगी, अब पूर्णांक है इसको कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे इसको लिखें, तो देखते हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब वो नंबर जो पूरी पूरी संख्या के रूप में हो, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। इंटीजर्स का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिसका मान फिक्स हो, पूरा पूरा मान हो, ऐसा मान हो जो अपन डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये 4 है या -4 है, 5 है या -5 है, 0 है, इस प्रकार से। तो आप क्या करेंगे कि पूर्णांक संख्याएं जो होती है उसमें पूर्ण संख्याएं तो शामिल होती ही होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। और पूर्ण संख्याओं की इधर वाली संख्याएं, एक दिन मैंने आपको बताया होगा शायद कि ये मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु में यहाँ पे 0 होता है, और मूल बिंदु से हम राइट साइड में जितना चलते हैं उतनी ही बड़ी संख्याएं आती जाती है और ये सारी संख्याएं पॉजिटिव होती है। इस साइड में चलेंगे तो संख्याओं का मान बड़ा होता जाएगा, बड़ी संख्याएं, और जितना हम इधर चलेंगे उतनी ही संख्याएं छोटी हो जाएगी, क्योंकि इस साइड वाली संख्याएं हैं वो निगेटिव होती है और इस साइड वाली संख्याएं हैं वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे होता है -1, यहाँ पे होता है -2, यहाँ पे होता है -3, यहाँ पे होता है -4। तो वे संख्याएं जो हम पूरी पूरी संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। तो मैं इधर भी लिखूंगा कुछ संख्या -1, -2, -3 और इस प्रकार से ये माइनस के अनंत तक चलेगी। तो माइनस के अनंत से तो इधर लास्ट में शुरू हो रही है माइनस अनंत, और फिर जैसे -100, -99, -98 से चलती चलती -3, -2, -1, फिर आया 0। उसके बाद में इनका मान बढ़ने लग जाएगा और 1, 2, 3, 4 चलते चलते प्लस के अनंत तक चलेगी। तो ये होती है पूर्णांक संख्या। अब आपको पता कैसे चलेगा कि पूर्ण संख्या, जिसको आप इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, इसमें और इसमें क्या फर्क होता है। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में क्या क्या फर्क होता है। तो पूर्ण जो नाम है आप उसको लिखें और एक नाम है पूर्णांक, इसको लिखें। इसमें से कौन सा नाम ऐसा है जो दिखने में छोटा है, ये छोटा नाम है किसकी तुलना में, पूर्णांक की तुलना में। तो इसमें लिमिटेड कुछ संख्याएं हैं, अर्थात इसमें केवल पॉजिटिव संख्याएं हैं, 0 से लेके राइट साइड वाली संख्याएं हैं। और पूर्णांक जो है इसमें पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, और साथ में ये जो 0 है वो भी है। अब आपको एक बात पूछते हैं कि ये जो 0 है ये क्या है, क्या ये पॉजिटिव है या फिर ये निगेटिव है। 0 क्या है, एक सवाल भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कहीं पे कि शून्य क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, बताइए। तो ध्यान दीजिए, शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक, शून्य हम कहाँ लिखते हैं, जहां हम कुछ नहीं को दर्शाते हैं, अर्थात कोई भी मान नहीं होता है, वहां पे हम खाली ना छोड़ के 0 लिख देते हैं। ठीक, तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब वो क्या तो पॉजिटिव होगा और क्या निगेटिव होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, 0 क्या है, ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। 0 एक न्यूट्रल नंबर है, इसके कोई भी चिन्ह नहीं होता है, ना प्लस का और ना माइनस का। ठीक, चलो, पूर्णांक संख्याएं आपके समझ में आ गई होगी कि माइनस के अनंत से स्टार्ट होते हुए और प्लस के अनंत तक चलती है। अब पूर्णांक संख्याओं से रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं,
थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पूर्णांक संख्याओं के योग से रिलेटेड सवाल। तो मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि -10 से +10 तक की पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करें। आप यहाँ पे कोई भी सूत्र यूज ना करके थोड़ा सा माइंड यूज करना, आपसे सवाल सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए, -10 से शुरू करना, इसका मतलब -10, -9, -8, -7 ऐसे, और -3, -2, -1, और कहाँ तक चलना है, +10 तक चलना है। इसका मतलब -1 के बाद में 0 भी आएगा, 1, 2, 3, और ऐसे चलते हुए +7, +8, +9 और +10 आएगा। अब पूछा गया है कि इनका योग क्या होगा। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह पहले से लगा हुआ है, तो प्लस का चिन्ह भी लगाएंगे तो प्लस माइनस गुणा होके वापिस वही माइनस रह जाएगा। इधर हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये प्लस का चिन्ह मैंने सबके लगा दिया है। अब आप इनको जोड़ेंगे तो -10 से +10 कट जाएगा, -9 से +9 कट जाएगा, -8 से +8 कट जाएगा, -7 से +7 कट जाएगा। ऐसे ही करते हुए -3 +3 को काटेगा, -2 +2 को काटेगा, -1 +1 को काटेगा, बचेगा कौन, 0। और ये जो 0 है वही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है। पूर्णांक से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से सवाल को लिख के सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको पूछे -10 से +20 तक की पूर्णांक संख्याओं का योग क्या होगा, तो अब आप बताइए कैसे सोल्व करेंगे। तो आप जान ही चुके हैं कि -10 से +10 तक तो कट जाएगा, और उसके बाद वाली संख्या है वो बच जाएगी। भाई 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, और कहीं पे प्लस का 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, उसके बाद में 11, 12 ऐसे चलते हुए प्लस के 20 तक आपको लेना है। ठीक, अब यहाँ पे देखना, -10 से लेके +10 तक की संख्याएं आपस में कट जाएगी, और बचेगी कौन सी वाली, 11 से लेके 20 तक। अब 11 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए, हमें सवाल को इजी बनाना है। ऐसे उलझना मत कि भाई आप पूर्णांक है तो मैं पूर्णांक का कोई सूत्र यूज करके सोल्व करूंगा, नहीं। हमें सवाल को सोल्व करने से मतलब है। इस कारण से आप इसको देखिए, 11, 12, 13, 14 ऐसे 20 तक संख्याएं हैं। अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है क्या कि ये पूर्णांक है या फिर पूर्ण है या फिर प्राकृत है, नहीं चल रहा। तो आप इसको सबसे इजी वाली प्राकृत संख्याएं मान लीजिए। तो ये 11 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याएं हैं। आपको इसका योग ज्ञात करना है, तो आप पहले 1 से लेके 20 तक योग ज्ञात कर लेंगे, और उसमें से घटा देंगे कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक के योग को। 1 से 20 तक का योग ज्ञात करना आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्या हो जाएगा सूत्र, n प्लस 1 और बट्टे 2। n का मान रखा जाएगा 20, 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 और बट्टे 2 माइनस 1 से 10 तक का योग, तो n का मान रखा जाएगा 10, 10 प्लस 1 हो जाएगा 11 बट्टे 2, 2 से कट गया 10 बार, ये हो गया 210, माइनस 2 से कट गया 5 बार, और ये हो गया 55। 210 में से आप 55 निकालेंगे तो बच जाएगा 155। ये आपके आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है, और आपको जो पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, वो मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा दी है। इसलिए जो स्टूडेंट नए हैं, आज ही पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं, वो भाई उनको यही राय दूंगा कि ये क्लास से पहले आप वो पहले वाली क्लासें कंप्लीट कर लें, उसके बाद में यही क्लास देखें। ठीक, तो अगला एक सवाल देखते हैं। मान लीजिए आपको पूछा जाए इनके वर्गों का योग, और कहा जाए कि भाई -10 से +10 तक की पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। -10 से, तो इसका मतलब -10, -9 ऐसे चलना है। कहीं पे 3, 2, 1 भी आएगा,
और फिर 0 आएगा, फिर प्लस का 1 2 3 आएगा और फिर प्लस के 10 तक आपको लेना है। इसके वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो इस बार देखो थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे? हमें डायरेक्ट जोड़ना होता तब तो माइनस का 10 और प्लस 10 कट जाता, ऐसे ही सारी संख्या आपस में कट जाती। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, इनका वर्ग करना है। तो जैसे ही आप वर्ग करेंगे, ध्यान से समझिए इसको, जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो ये माइनस का 10 है, इसका वर्ग हो जाएगा प्लस के 10 के वर्ग के जैसा। भाई माइनस 10 का वर्ग भी 100 होगा और प्लस के 10 का वर्ग है वो भी 100 होगा। तो ये माइनस का 10 का स्क्वायर लिखो चाहे प्लस के 10 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, क्योंकि माइनस का वर्ग होके वो संख्या प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही माइनस 9 का स्क्वायर है वो प्लस 9 के स्क्वायर के जैसा हो जाएगा, क्योंकि माइनस का वर्ग होके वापिस प्लस का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इनके बीच में वापस प्लस का निशान लगा दो, क्योंकि हमें योग ज्ञात करना है। उसके बाद में 0 का स्क्वायर करो, कुछ भी मत करो, चाहिए वो तो 0 ही रहना है। और उसके बाद में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और अंत में 10 का स्क्वायर। अब आप देखिए 1 का स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार। 2 का स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार। 3 का स्क्वायर कितनी बार है, 3 बार। ऐसे ही 10 तक की संख्याओं के स्क्वायर कितनी बार आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे। तो हम क्या एक बार वालों को तो जोड़ लें और इसका जो जोड़ आए उतना ही जोड़ इसका आएगा, तो इसके जोड़ को हम दुगुना कर देते हैं। तो हम पहले ही इसको डबल कर देते हैं और कहां से कहां तक के वर्गों का योग 1 से लेके 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र आप सब अच्छे से जानते हैं, n n+1 2n+1 और पूरे के बट्टे में 6, ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बताया है। तो n का मान हो जाएगा 10, 10 + 1 हो गया 11, 10 का दुगुना 20 + 1 हो गया 21 और बट्टे में 6। ठीक, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इस बार हम इस 2 से काट लेते हैं ताकि ये 10 आपके काम में आ जाए। 3 बार कट गया, 3 से काटा 7 बार। अब देखो 11 गुणा 7 हो गया 77, 77 को 10 से गुणा किया तो 777। आपका उत्तर आ चुका है। ठीक, तो बहुत ही आसान है, आप इजीली इसको सवाल को सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए सवाल में पूछ लिया जाए कि माइनस के 10 से लेके प्लस 10 तक की जो पूर्ण संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग ज्ञात करो। इसकी जगह +20 दे दिया जाए, +10 की जगह +20 दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां तक का योग आप ज्ञात कर चुके हैं। ठीक, और उसके बाद में 11 से लेके आगे तक का है योग, उसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आप एक काम कीजिए, आप इधर वाले प्लस प्लस वालों को एक साथ वर्ग कर लीजिए, 1 से लेके कहां तक 20 तक का, और इधर वाले हैं वो भी प्लस के हो जाएंगे, तो 1 से लेके 10 तक का वर्गों का योग ज्ञात कर लीजिए और इस योग को इससे जोड़ दीजिए। तो 1 से लेके 10 तक वर्गों का योग तो ऐसे आ जाएगा, कितना आएगा 335 आएगा। और 1 से लेके 20 तक वर्गों का योग है वो अलग से ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा 20, 20 + 1 हो जाएगा 21 और 20 का दुगुना 40 + 1 होएगा 41 और बट्टे 6। ये 2 से कटेगा 10 बार और 3 और ये 7 बार। 41 को 7 से गुणा किया तो 7, 7 चौके 28, 2870 आ जाएगा। 2870 तो ये और 335 वो आया था, जुड़ के आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब देखते हैं इसके घनों का योग ज्ञात करना। ठीक, ज्यादा टाइम आपका नहीं लिया जा रहा है क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए पुरानी क्लासें एक बार वापस रिपीट कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा टारगेट है भाई फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में अधिकतम से अधिकतम नंबर प्राप्त करना। तो अधिक नंबर प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी और ज्यादा मेहनत करनी होगी तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत कीजिए कि कब एग्जाम की डेट आएगी और मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा या फिर बाद में पढ़ना स्टार्ट करूंगा। बाद में कुछ नहीं होता है, जो पढ़ने वाले होते हैं जिनका सिलेक्शन होना होता है वो तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगला सवाल देखिए, माइनस के 10 से लेके प्लस के 10 तक की पूर्णांक संख्याओं के घनों का योग ये ज्ञात कीजिए। तो -10 से +10 तक की पूर्णांक संख्याओं के घनों का योग आप ही बताइए कैसे ज्ञात करेंगे। ऐसे ज्ञात कर लेंगे, -10 का क्यूब, -9 का क्यूब, -8 का क्यूब, ऐसे चलेंगे। -3 का क्यूब भी आएगा, -2 का क्यूब भी आएगा, -1 का क्यूब भी आएगा और 0 का क्यूब, 1 का क्यूब,
2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ऐसे चलते चलते लास्ट में 10 का क्यूब आएगा। अब इनका योग ज्ञात करना है तो प्लस लगा दो, तो प्लस माइनस वापिस वही माइनस हो जाएगा, तो इनको तो ऐसा ही रहने दो, और प्लस का चिन्ह है वो इधर आप लगा सकते हैं। अब देखना, माइनस की संख्या का वर्ग किया था तब तो वो प्लस की हो गई, लेकिन यहाँ पे माइनस की संख्या का क्यूब करते हैं तो ये माइनस ही रहती है, क्योंकि आपको बताया हुआ है माइनस की कोई भी संख्या है x, उसका और उसकी घात है विषम। अगर घात विषम है तो चिन्ह है वो निगेटिव ही आएगा। अगर माइनस की कोई संख्या है x और उसकी घात है सम, जैसे 2 घात है, 4 घात है, 6 घात है, तो उत्तर है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो यहाँ पे निगेटिव ही रहेगा क्योंकि क्यूब है, तो माइनस 10 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, और ऐसे कटते कटते सारी संख्याएं आपस में कट जाएगी, और योग क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, जो सवाल बनते ही नहीं है वैसे सवाल पूछता हूं कि प्रथम n पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, बता सकते हैं क्या? प्रथम n पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी है, या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? तो भाई यहाँ पे प्रथम का मतलब शुरुआत, शुरुआत ही कहां से हो रही है, माइनस के अनंत से। क्या अनंत, आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या को अनंत कहेंगे? अनंत उस संख्या को कहते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, अर्थात जिसका गिनना असंभव है। ठीक, जिसका गिनना संभव ही नहीं है उसको हम अनंत कहेंगे, या ऐसी संख्या जो बहुत ज्यादा बड़ी है और हम उसको गिन नहीं सकते, वो कहलाती है अनंत। ठीक, तो यहाँ से इस टाइप के कोई सवाल बनते नहीं है कि प्रथम संख्या कौन सी है, या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, या सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है कौन सी है, ऐसे सवाल आरपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी माइनस अनंत हो जाएगी, सबसे बड़ी प्लस अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं का खेल यहीं पे खत्म होता है। अब नया खेल खेलते हैं अभाज्य संख्याओं के साथ। ठीक, तो अब हेडिंग डालिए अभाज्य संख्याएं, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2014 में जो आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम ली थी, उसमें एक सवाल यहाँ से पूछा भी जा चुका है। तो काफी समय हो गया है, 2014 और कहाँ 2022, 8 साल हो गए, 8 साल पहले सवाल पूछा था। अब संभावना है कि वापस सवाल अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड पूछा जा सकता है, लेकिन इस बार संभावना ये है कि वो डायरेक्ट सवाल तो नहीं पूछेगा, शायद सवाल को घुमा के पूछेगा। तो अभाज्य संख्या है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है, क्या अर्थ होता है, किसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि बच्चों अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड आप सबने पढ़े हैं, और हमें सबसे ज्यादा मजा आता था 64 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में। ठीक, हमारा फेवरेट हुआ करता था 64। तो 64 में सबसे पहले किसका भाग दिया, 2 का, कितनी बार गया, 32 बार। फिर 32 में 2 का भाग देते, कितनी बार गया, 16 बार। फिर 16 में 2 का भाग कितनी बार गया, 8 बार। 8 में 2 का भाग 4 बार। 4 में 2 का भाग 2 बार। 2 में 2 का भाग 1 बार। जहां ये 1 आ जाता वहीं हम रुक जाते। ठीक, और 2 का भाग देने का मतलब हम उसका आधा कर देते, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, और 8 का आधा 4, 4 का आधा 2। और हम ऐसे लिख दिया करते थे कि 64 को हम ऐसे लिख पाएंगे कि ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो हमने 2 को आपस में 6 बार गुणा करके लिख दिया। और इन्हें, ये जो टुकड़े आए हैं इन्हें कहते थे अभाज्य गुणनखंड। जैसा नाम है वैसा इसका काम है। गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे टुकड़े, क्योंकि खंड का मतलब होता है टुकड़ा, गुणन का मतलब होता है गुणा के रूप में। तो ऐसे टुकड़े जो गुणा के रूप में हो, और वो जो टुकड़े हैं उनकी एक विशेषता भी है कि वो टुकड़े अभाज्य हैं, मतलब अब आप इसके और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ये छोटे से छोटा टुकड़ा है, अर्थात वे टुकड़े जो आपस में अभाज्य हैं और गुणनखंड के रूप में दिए गए हैं। तो ये हो गए गुणा, गुणन का मतलब ये गुणा का चिन्ह, खंड का मतलब आपने इसके टुकड़े कर दिए 64 के, और ये जो टुकड़े हैं अब इनके और ज्यादा छोटे टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, इस कारण से इनको कहते हैं अभाज्य। अब दूसरा समझिए, मान लीजिए आपको भाग देना है 100 में,
या 300 में भाग देना है। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 150 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 75 बार जाएगा। अब 7 + 5 होते हैं 12, 12 में 3 का भाग जाता है, तो 75 में भी 3 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, उसके बाद में कौन सी संख्या का भाग देना शुरू करते हैं, तो हम 3 का भाग देना शुरू करते हैं। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, तो फिर हम किसका भाग देंगे, 5 का। 5 का भाग 25 में 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। तो हम इसको भी लिखेंगे ऐसे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले संख्या यूज ली 2, उसके बाद में हमने अगली संख्या प्रयोग में ली 3, उसके बाद में हमने 5। तो हम क्रम से पहले 2 का भाग देते हैं, सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, उसके बाद में 3 का भाग देते हैं, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का। इस प्रकार से हम जिन संख्याओं का प्रयोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में करते हैं, उन्हीं संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि वे संख्याएं जो खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो मैंने लिखा 2, 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, उसके बाद में 13, और फिर डॉट डॉट डॉट। तो ये जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने 2 परिभाषाएं बताई। पहला ये कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में करते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा ये कि वे संख्याएं जिनमें खुद के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, अर्थात खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से भाज्य नहीं है, तो जो भाज्य नहीं है उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आपके एक प्रश्न आ रहा होगा दिमाग में, और वो प्रश्न ये है कि जो 1 है उसमें भी तो खुद के अलावा अन्य किसी का भाग नहीं जाता, तो आपने 1 क्यों नहीं लिखा? तो मैंने 1 इसलिए नहीं लिखा कि अगर आप यहाँ 300 में 1 का भाग देने लग जाओगे, तो जब तक आरपीसी की एग्जाम होगी तब तक आप भाग देते रहो, चाहे ये कभी भी खत्म ही नहीं होगा। तो इसके अनंत अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे अगर ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम 1 को अभाज्य संख्या नहीं मान सकते, क्योंकि 1 जो है उसका प्रयोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में नहीं किया जा सकता है। तो यही कारण है कि 1 को यहाँ से हटा दिया। 1 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है क्या? नहीं होती है। तो फिर ये क्या भाज्य संख्या होती है? अब दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया कि अभाज्य नहीं है, इसका मतलब भाज्य होगी। तो भाज्य भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा किसी भी संख्या का खुद के अलावा। तो ये अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। तो एक नोट करके लिखिए सबसे पहले, नोट, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो ये इतनी जो रामायण बताई ना, वो इस 1 के लिए बताई कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोग हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में नहीं कर सकते हैं। अब एक परिभाषा लिख लीजिए, वे संख्याएं जिनमें खुद के अलावा, वे संख्याएं जिनमें खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग, अन्य किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, पूरा पूरा नहीं जाता है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर नोट लगा के लिखिए, नोट, अभाज्य संख्याओं के दो ही गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के दो ही गुणनखंड होते हैं। मैंने ये नहीं लिखा कि दो ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अभाज्य गुणनखंड अलग हो गया और ये गुणनखंड शब्द अलग हो गया। तो दो ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? जैसे 2 है तो आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 2, क्योंकि 1 का भाग भी चला जाएगा और 2 का भाग भी चला जाएगा। ठीक।
दूसरा जैसे 3 है तो आप इसको 1 गुणा 3 लिख सकते हैं, 5 है तो आप इसको 1 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी टुकड़े के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं। अगर आपके गुणनखंड टॉपिक होता तो आपको ज्यादा समझ में आ जाता कि कुल जो गुणनखंड होते हैं उसमें से उसमें 1 को भी शामिल किया जाता है और स्वयं संख्या को भी शामिल किया जाता है। जैसे आपको नॉर्मली 10 के अभाज्य गुणनखंड पूछे जाएं कि भाई 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो आप 2 का भाग देंगे फिर 5 का भाग देंगे, अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएंगे 2 और 5, एक तो 2 और एक 5। लेकिन इस 10 के टोटल गुणनखंड पूछे जाएंगे तो इसमें 1 का भी भाग जाता है, इसमें 2 का भी भाग जाता है, इसमें 5 का भी भाग जाता है और इसमें 10 में खुद 10 का भी भाग जाता है। तो कुल गुणनखंड पूछते हैं तो ऐसी कंडीशन में हो जाते हैं 4, अभाज्य गुणनखंड पूछे तो हो जाते हैं 2। तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 2 ही गुणनखंड होते हैं, इसका मतलब टोटल ये गुणनखंड जो है एक स्वयं संख्या और एक खुद एक, उसको जोड़ते हुए केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक, चलो अब वापिस आते हैं अभाज्य संख्याओं पे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं है। तो ये थोड़ा सा हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको इजीली बताऊंगा, 2 मिनट का चाहे टाइम एक्स्ट्रा लग जाए। हम लिखना शुरू करते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन होगी, 2। आप सबको ये ध्यान रखना है विशेष कि 2 जो है वो सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद में नंबर आता है 3 का, उसके बाद में 5 का, उसके बाद में 7 का। अब हमारी एक आदत होती है कि हम जिस रफ्तार से चलते हैं उसी रफ्तार से आगे चलते रहते हैं। और जैसे 3, 5, 7 तो 9 अपने दिमाग में आता है, तो ध्यान रखना 9 है उसमें 3 का भाग चला जाता है, इस कारण वो अभाज्य संख्या नहीं होती। तो फिर अगली अभाज्य संख्या कौन होगी, 11 होगी। उसके बाद में 13, उसके बाद में 17, उसके बाद में 19, उसके बाद में 21 होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि 21 में 7 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। तो कौन होगी फिर, 23। अब आपने एक चीज देख ली होगी कि मैंने 2 के अलावा यहां से जैसे 3, 5, 7 तो मैंने केवल विषम संख्याओं को ही चेक किया है, सम संख्याओं को चेक नहीं कर रहा। तो उस सम संख्याओं को चेक नहीं करने का कारण क्या है, क्योंकि सारी सम संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित होती है, उनमें 2 का भाग चला जाता है। इसके कारण से एकमात्र सम संख्या 2 ऐसी है ये अभाज्य है। बाकी इसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं 2 से बड़ी, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या भी कौन होती है, 2 होती है। भाई 2, 4, 6, 8 ऐसे, क्योंकि 0 आपने कल देखा था 0 सम संख्या नहीं होती है। ठीक, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होने के कारण से 2 है, उसमें तो किसी अन्य का भाग नहीं जाएगा। लेकिन इसके बाद वाली सम संख्या 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो तो उसमें 2 का भाग चला जाता है, इस कारण से उन्हें हमें चेक नहीं करना है। ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है 2, इसके अलावा बाकी सारी है वो विषम संख्याएं ही होती है। तो 23, उसके बाद में 25 में नहीं जाएगा, 25 में भाग चला जाएगा तो नहीं है अभाज्य संख्या, 27 में भी जा रहा है तो फिर आगे नंबर आएगा 29 का, 29 में किसी का भी भाग नहीं जाता। उसके बाद में 31, 31 में भाग जाता है क्या, नहीं जाता। उसके बाद में 33 में 3 का भी जाता है और 11 की भी जाता है। उसके बाद में 35 में 5 का जाता है। उसके बाद में नंबर आएगा 37 का। ठीक, उसके बाद में 39, 39 में 3 का भाग चला जाता है। तो उसके बाद में आएगा 41, तो 41 लिख दिया। चलो बाद वाली संख्या इधर लिख देते हैं या 50 तक वहीं लिख देते हैं। 41, 41 के बाद में नंबर आता है 43 का, 43 का। तो क्या 43 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल अभाज्य संख्या है, क्योंकि 43 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। उसके बाद में 45 में भाग चला जाता है, फिर 47 में। तो 47 को चेक करने का ये तरीका होगा 7 और 4 11, इसमें 3 वगैरह का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 47 है वो भी एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद में वापिस 47 के बाद में 49, 49 में 7 का चला जाता है, इस कारण से वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो 50 तक तो हमने यहाँ पे लिख ली है। 50 के बाद वाली संख्या है उनको यहाँ लिख लेते हैं दूसरी लाइन से। तो 51 नंबर आता है, 51 में 3 का भाग चला जाता है, क्योंकि 5 और 1 6 होते हैं जोड़, इस कारण से। 51 के बाद में नंबर आता है 53 का। क्या 53 में किसी का भाग जाता है, तो नहीं जाता। उसके बाद में 55 में चला जाएगा। उसके बाद में 57 में भी 3 का चला जाता है, 5 और 7 12 होने के कारण से। 53 के बाद में 57 और उसके बाद में 59, क्या 59 में किसी का भाग जाता है, तो 9 और 5 14 नहीं जाता है।
उसके बाद में 60 तक हो गए, उसके बाद में 61, 61 में भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो इसका मतलब 61 भी क्या हो गई? एक अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद में क्या आएगी? 63, तो 63 में भाग चला जाता है, उसके बाद में 65 में भी जाएगा और उसके बाद में आएगी 67, 67। ठीक, इसमें भी किसी का भाग नहीं जाता। फिर 69 में भाग चला जाता है और उसके बाद में 73, 73 का नंबर आता है तो 71, 73 में 7 और 1 8, किसी का भाग नहीं जाता है। 71 के बाद में आता है 73, 73, 73 में भाग जाता है क्या? नहीं जाता। फिर 75 में चला जाता है, 77 में भी 7 का जा रहा है और उसके बाद में 79, तो 79 भी एक अभाज्य संख्या है या नहीं है? 9 और 7 हो गए 16, तो 79 है वो भी एक अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद में 80 वाली लाइन में आते हैं। 81, 81 में भाग जाता है 9 का और उसके बाद में 83, 83 में भाग जाता है क्या? 83 में जाता है या नहीं जाता? चेक कर लीजिए। तो 83 में नहीं जाएगा क्योंकि 8 और 3 11 नहीं जा रहा। ठीक, उसके बाद में 85 में चला ही जाएगा। 87, 87 में 8 और 7 कितने होते हैं? बताइए? 15, 8 और 7 15 होने के कारण से इसमें 3 का भाग चला जाएगा तो 87 नहीं होगा। उसके बाद में कौन होगा? 89, और उसके बाद में 90 वाली लाइन में आते हैं। 91 में 13 संति 91 में भाग चला जाता है और 93 में भी 3 का भाग चला जाता है। उसके बाद में 95 में चला ही जाएगा। उसके बाद में लास्ट है 97। देखो, मैंने आपको सारी संख्याएं चेक कर करके बताई है। अब इनकी गिनती कर लीजिए। ये 25 संख्याएं होनी चाहिए 100 तक कुल। चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, बिल्कुल सही है। 15 ही होती है 50 तक। उसके बाद में 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो आपने बिल्कुल सही लिखी है सारी संख्याएं। अब देखना कुछ बातें जो आपको बहुत जरूरी है याद रखनी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले कि सबसे छोटी, आप भी साथ साथ में नोट कर लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या वो होती है जिसकी जो शुरुआत में होती है। तो यहाँ पे शुरुआत में कौन सी है? 2। इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? 2। दूसरा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भी आपका उत्तर क्या होगा? 2। तो दूसरा यहीं पे लिख देता हूं, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगी? 2। अगर आपको पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो भी कौन हो जाएगी? 2। आपको पूछा जाए सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, तो भी क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इस कारण से छोटी सम संख्या पूछे अभाज्य में तो भी 2, बड़ी अभाज्य संख्या पूछे दो इसमें सम में तो भी 2। तो वो लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं तो लिख दिया 2। दूसरी बात लिखते हैं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि ये सम है उसके बाद में आगे वाली सारी विषम है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है वो 3 हो जाएगी। दूसरी बात, आपको पूछ लिया जाए कि एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो भी ये आ जाएगा 3, क्योंकि एक अंक की कौन कौन सी है? 2 3 5 7, ये 4 संख्या ऐसी है जो एक ही अंक की है, इसमें केवल इकाई का ही अंक है। तो सबसे छोटी पूछे एक अंक वाले में तो 3, कौन से में? विषम में। और पूछ लिया जाए एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कौन हो जाएगी? 2। ठीक, आप वो सब जानते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगला देखते हैं, आपको पूछ लिया जाए एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप बता देंगे साथ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखते हैं 2 अंक की, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या,
2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये कौन हो जाएगी, 2 अंक की पूछा है और सबसे छोटी पूछा है तो कौन हो जाएगी 11। आप देख सकते हैं 11। अगर आपको पूछे कि 2 अंक की सबसे बड़ी, तो 97 हो जाएगी 2 अंक की, क्योंकि 97 के बाद में जो अगली अभाज्य संख्या 101 आती है वो 3 अंक की हो जाती है। अब हम देखते हैं 3 अंक की सबसे छोटी तो अभाज्य संख्या, तो ये होती है 101। याद रख लेना थोड़ा सा, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 हो जाएगी और 3 अंक की सबसे बड़ी, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो वो यहां से देखो आपको ध्यान में रह जाएगा 97 है वो 2 अंक की है, तो 900 वाली लाइन में है वो 3 अंक की मिलेगी, तो ये 97 होगा। लेकिन कितने 197, 997, ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि 97 है वो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो 997 है वो 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो ये 2 अंकों की 3 अंकों की ऐसे होगी। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप, शायद नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं अगला कि ये गिनती में कितनी होती है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है और 100 तक कितनी होती है, 75 तक कितनी होती है, तो सवाल कहीं से भी बन सकता है। जैसे मैं लिखा हूं कि 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हुई 9। इनका आप योग करेंगे तो आप चेक करना एक बार, शायद 100 आना चाहिए। 23 में जोड़ा 17, 23 में जोड़ा 17 हो गए 40, 40 और 20 हो गए 60, 60 और 12 हो गए 72, 72 और 10 हो गए 82 और 1 83 और 7 हो गए 90, 90 और ये 10 हो गए 100। तो इनका योग जो है प्रथम 25 तक अभाज्य संख्याओं का जो योग है इनका वो 100 होता है, और संख्या में पूछे तो ये 9 होता है। ठीक, चलो जी अगला देखते हैं, 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। आप ज्यादा इनको रटना नहीं, आप ये देख लेना कि भाई ये संख्याएं होती है, 100 तक की आपको पता होनी चाहिए। आप इनको अच्छे से याद कर लेना कि 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 50 तक देखते हैं, तो यहाँ तक हमने देख लिया 9, उसके बाद में 10 11 12 13 14 और 15, तो ये होती है 15। वैसे भी ये इजी है, क्योंकि 15 होती है कहाँ तक, 50 तक, और 25 होती है कहाँ तक, 100 तक। अब एक और देख लेते हैं हम, 75 तक, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो बाय द वे पूछ ले तो 15 तो होगी, 50 तक, उसके बाद में 16 17 18 19 20 और 21, तो ये कितनी हो जाएगी 21 यहाँ तक, क्योंकि 75 तक लेनी है, 79 है वो बड़ा हो चुका है, तो ये होती है 21। अगर पूछा जाए कि 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो वो होती है 25। ठीक, अब मान लो सवाल इससे भी बड़ा पूछ लिया जाए, तो मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं, आपको ध्यान रखिए, 101 से लेके और 150 तक 11 और होती है, और 151 से 200 तक 10 संख्याएं और होती है। ये थोड़ा और आप एक्स्ट्रा नॉलेज रख लीजिए। तो आपको पूछ लिया जाए कि 150 तक कितनी हुई, तो 100 तक तो 25, और 101 से 150 तक 11 और होगी, तो 25 और 11 हो गई 36। आपको पूछ लिया जाए कि 200 तक कितनी होती है, तो 36 तो यहाँ 150 तक होगी, और 10 और जोड़ देना 46। ठीक है, तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। शायद नोट कर लिया होगा। अब अभाज्य संख्या है उनके आपको किताबों में अलग अलग नाम मिलेंगे, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्याएं जहां आपने हेडिंग दी है वहां इंग्लिश में तो लिख लीजिए प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर्स। ठीक, प्राइम, PRIM, इस साइड बोर्ड के ऊपर दिख नहीं रहा होगा, तो प्राइम नंबर्स। अब हिंदी में इनके और क्या क्या नाम है, तो अभाज्य, मतलब जिसमें भाग नहीं जाए, अर्थात जिसका रूप परिवर्तित नहीं हो। तो आपने देखा होगा कि घर में जो सबसे बड़े मुखिया होते हैं, दादाजी, वो किसी की बात मानते नहीं है, वो स्वयं की ही बात है उसका वेटेज रखते हैं, वो खुद की ही चलाते हैं। सीधे भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि वो अपनी खुद की ही चलाते हैं। आपने मान लीजिए दादाजी को कहा कि भाई दादाजी मुझे तो आईफोन लेना है, तो वो आपको कहेंगे कि नहीं लेना है, काम चलाना है तो ये नॉर्मल सा 10-12 हज़ार का ले आओ, नहीं तो मेरी तरह वो छोटे वाला बटन वाला मोबाइल ले आओ। ठीक, तो वो खुद की ही चलाएंगे। तो हम उनको क्या कहेंगे कि भाई ये जो डोकरा है वो मान नहीं रहा, क्योंकि ये कैसा आदमी है, रूढ़िवादी प्रकृति का आदमी है, भाई ये रूढ़िवादी विचारधारा का आदमी। इसको इनको क्या पता, दादाजी को क्या पता कि आईफोन लेने के क्या फायदे होते हैं, इन्होंने तो कभी आईफोन देखा नहीं और हमें और नहीं लेने दे रहे। तो ये बात हम दादाजी के लिए कहेंगे। तो दादाजी को रूढ़िवादी क्यों कहा, क्योंकि वो अपनी विचारधारा को बदल नहीं रहे हैं, अपनी ही विचारधारा है उसको वो चला रहे हैं। तो अभाज्य संख्याएं जो होती है वो भी अपने मान को बदलती नहीं है, इनमें किसी का भाग जाता नहीं है। जैसे 13 में भाग देना की कोशिश करो, नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इस कारण से अभाज्य संख्याओं को दादाजी की तरह क्या कहेंगे, रूढ़ संख्याएं। अब मैंने आपको बताया दादाजी घर के क्या है, मुखिया, तो मुखिया को क्या कहते हैं, मूल आदमी, अर्थात मूल संख्याएं। तो इनको हम कहेंगे रूढ़ संख्याएं, मूल संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो ये इनके अन्य नाम हो जाते हैं। और इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा, प्राइम नंबर। तो आपको अगर हिंदी में नाम समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में देख लेना भाई कि प्राइम नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो इसका मतलब वो अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। तो एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए 150 तक कुल कितनी मूल संख्या होती है, अब यहीं पे आपकी दिक्कत आ जाएगी कि भाई 150 तक कुल कितनी मूल संख्याएं होती है। आप सोचोगे यार ये मूल संख्या क्या आ गई, तो ये मूल संख्या वही है, कौन सी, अभाज्य संख्या। तो 25 तक तो कितनी थी, 100 तक तो कितनी थी, 25, और 101 से लेके 150 तक कितनी थी, 11। तो 25 और 11 को जोड़ के हम बता देंगे कितनी हो जाएगी, 36। नोट कर लीजिए इसको। अगला हम देखते हैं और क्या क्या विशेषताएं होती है अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम, अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम या एलसीएम। जैसे मान लीजिए दो, कोई सी भी दो अभाज्य संख्या ली, 2 और 3, आपको इनका एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम ज्ञात करना है। तो ऐसी संख्या का भाग देते हैं जिसका भाग दोनों इसमें दो में जाए और उसके बाद में 3 में भी जाए। तो 2 में 2 का जा रहा है तो यहाँ 1, और यहाँ पे 3 में नहीं जा रहा तो लिख देते हैं। फिर ऐसी संख्या का भाग देंगे कि फिर 3 में भी चला जाए तो 3 में भी चला गया, और 1 और 1। लघुत्तम ज्ञात करने का ये एक आसान तरीका होता है जिसमें टाइम कम लगता है, कि सब में लास्ट में एक एक ले आओ, तो ये जो गुणनखंड आए वही इसका लघुत्तम होता है। तो 2 और 3 का लघुत्तम हुआ 2 गुणा 3, इसको गुणा करने पे आया 6। तो आपने देखा कि 2 में केवल 2 का ही भाग जाएगा, इसलिए 2 एक गुणनखंड के रूप में लेना होगा, और दूसरा 3, 3 में 3 का ही जाएगा, इसलिए 3 को भी लेना पड़ेगा। तो 2 गुणा 3 लघुत्तम आएगा 6। तो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम लेने के लिए उनको आपस में गुणा करना होगा, तो लघुत्तम होता है उनका गुणनफल। जैसे दो अभाज्य संख्याएं आपने ली तो उनका लघुत्तम पूछे तो आप उनको आपस में गुणा करके बता दो। 3 अभाज्य संख्याएं ली तो आप उनको तीनों को आपस में गुणा करके बता दो। अब देखते हैं अभाज्य संख्याओं का महत्तम, जिसको हम HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम। अब महत्तम कैसे लिया जाता है, तो देखते हैं 2 और 3 का महत्तम लेना है। तो महत्तम का मतलब होता है आप दोनों को एक साथ लिखेंगे और ऐसी संख्या का भाग देंगे इस बार कि दोनों में भाग चला जाए।
पिछली बार तो कम से कम अगर एक संख्या में भाग जा रहा है तो भाग देना है, लेकिन इस बार क्या करना है, दोनों में भाग जाना चाहिए। तो है क्या कोई ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में एक साथ जा रहा है? नहीं है। इसका मतलब जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? ऊपर वाला। और ऊपर वाले का मतलब होता है भगवान। और ईश्वर कितना है? एक। ईश्वर एक है। तो इसका मतलब जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? एक है। तो इसका महत्तम है वो कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जा रहा है तो इसमें एक का भाग है वो चला जाएगा। तो इसका महत्तम होता है हमेशा एक। ठीक, ये बातें भी हमने सीख ली है। उसके बाद में हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं हैं, उनका अगर आपको योग पूछ लिया जाए तो हमें जोड़ के ही बताना होगा। अभाज्य संख्याओं का अगर औसत पूछ लिया जाए तो भी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या लिख के आपको वैसे ही सोल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा और तरीका आपके पास में कोई होता नहीं है। अब हम अगला सीखते हैं कि अभाज्य संख्याओं का कैसे पता किया जाता है कि दी गई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो हमें एक ही तरीका होगा, भाग देके चेक करना पड़ेगा कि अगर भाग जा रहा है तो भाज्य है और भाग नहीं जा रहा इसका मतलब अभाज्य है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 123। आपको पता करना है कि क्या यह अभाज्य है, क्या यह अभाज्य है। आपको केवल ये चेक करना है। ठीक, तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग 123 से ज्यादा हो जाए। तो जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है, और उसके बाद में 11 का स्क्वायर 121 होता है, और फिर 12 का स्क्वायर है वो 144 होता है। इसका मतलब 12 का स्क्वायर है वो इससे ज्यादा हो जाएगा। 12 का स्क्वायर है वो ज्यादा हो जाएगा किससे? 123 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें 12 तक आने वाली जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, केवल कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। उनका भाग देकर चेक करना है, उनका भाग देकर चेक करना है। यही इसका तरीका होता है। वापिस समझिए, आपको चेक करना है कि 123 क्या यह अभाज्य संख्या है। तो आपको 123 का पता करने के लिए ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग 123 से ज्यादा हो जाए। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, वो 123 से कम है, लेकिन 12 का स्क्वायर है वो 123 से ज्यादा होता है। इस कारण हम 12 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका भाग देकर चेक करेंगे। तो 12 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 2, 3, 5, 7 और 11। अगर इनमें से किसी का भी भाग चला जाए तब तो ये हो जाएगी भाज्य संख्या। अगर भाग नहीं जाए तो हो जाएगी अभाज्य संख्या। तो चेक करते हैं, 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 2 का भाग तब भी जाता है जब कोई संख्या सम संख्या हो। तो 2 का चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 का भाग देने की जरूरत ऐसे होती है कि आप इनका योग कीजिए। 3 और 2 5 और 1 हो गया 6। इनका योग आ रहा है 6, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जा रहा है। तो क्या ये अभाज्य है? नहीं है, क्योंकि इसमें किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यह 3 से डिवाइडेड है, 3 से विभाजित है। ठीक, अगला एक उदाहरण लिखिए। क्या 747 अभाज्य है? क्या 747 अभाज्य है? तो आप ऐसी संख्या सोचिए जिसका स्क्वायर 747 से ज्यादा हो जाए। तो आप जानते हैं 25 का स्क्वायर 625 होता है, उसके बाद में 26 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है? 776 होता है। 27 का स्क्वायर कितना होता है? बताइए, 27 का स्क्वायर। अब देखिए, 747 है तो 27 का स्क्वायर होता है 729, इससे छोटा है। तो आगे हम 28 का स्क्वायर करेंगे 784।
तो 784 बड़ा है, इसका मतलब हम 28 तक चेक करेंगे। तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि 28 का स्क्वायर बड़ा है किससे, 747 से। तो 28 तक आने वाली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और उसके बाद में 23 और उसके बाद में 29 है, वो 28 से बड़ी हो जाती है। तो हम कहाँ तक चेक करेंगे, 23 तक। अब अगर मान लीजिए इसमें 747 में इनमें से किसी भी एक संख्या का भाग चला जाए तब तो वो हो जाएगी भाज्य। अगर किसी का भी भाग नहीं जाए इसका मतलब वो अभाज्य होगी। इनमें से अगर किसी का भी भाग नहीं जाए तो अभाज्य होगी। तो चेक करते हैं, 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 का, तो 7 और 7 14 और 4 हो गए 18, 3 का भाग जा रहा है तो ये 3 से भाज्य है। इस कारण से ये अभाज्य है क्या, नहीं है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। फिर अगला एक उदाहरण और देखते हैं, एक छोटी संख्या ले लेते हैं। और मैंने लिखा 93। क्या 93 अभाज्य संख्या है, या 97 ले लेते हैं, क्या 97 अभाज्य संख्या है। अब आपको पता है बिल्कुल है। चेक करते हैं कैसे। तो 97 है वो किसके स्क्वायर से छोटा है, 10 के स्क्वायर से छोटा है। इसका मतलब 10 तक आने वाली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और उसके बाद में 11 है, वो बड़ा हो जाएगा तो हम 7 तक की लेंगे। तो 2, 3, 5, 7 का भाग देके चेक करते हैं। 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 3 का भाग जा रहा है क्या, तो 9 और 7 हो गए 16, 16 में 3 का भाग नहीं जाता। 5 का नहीं जाता क्योंकि इकाई अंक 5 और 0 होना चाहिए। 7 का भाग देके देखते हैं, 7 का भी नहीं जाता। ठीक, तो इनमें से किसी का भी भाग नहीं जा रहा, लिख लेंगे इनमें से किसी का भी भाग नहीं जा रहा है, अतः 97 अभाज्य संख्या है। अतः 97 अभाज्य संख्या है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या, अर्थात वे संख्याएं जिनमें एक साथ किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है।